नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आज हमारे साथ हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कॉमेडियन सीपी भट्ट जी, जो अपनी फिल्म नागिन 2 की शूटिंग के लिए गोरखपुर आए हुए थे, जहां हमने उन्हें कैच किया। और आज हम करेंगे उनसे दिल की बातें, कुछ खास बातें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम लाउड स्पीकर 90 FM गोरखपुर की आवाज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने मुझे इस योग्य समझा। सर, आप तो गोरखपुर के ही हैं, जी। यहीं पर आपकी पढ़ाई भी सब कुछ। तो सर, ये नया तो है नहीं शहर आपके लिए। बिल्कुल नहीं। तो जब भी आते हैं तो लगाव तो महसूस होता होगा। ये क्या है ना कि हम शुद्ध देशी आदमी हैं और ये अपनी माटी है और हम इस खाटी माटी के लाल हैं। तो हमारे अंदर भी वो खुशबू, मिट्टी की खुशबू, गोरखपुरिया खुशबू हमेशा रहती है। और मैं कहीं भी अपना इंटरव्यू भी देता हूँ, चाहे स्टेज हो चाहे किसी भी चैनल का, तो मेरा 2 पंक्तियाँ होती हैं कि जिला हमारे गोरखपुर, सैजनवा हमारे थाना, और प्रदेशों में प्रदेश उत्तर प्रदेश, रिठुआ खोरडा खाना। अब भोजपुरी के कलाकार ही भैया, ना कि कोनो गुंडा, और नाम हमारे सीपी भट्ट, गाँव हमारे पुंडा। तो हमारा ये अपना पैटर्न भी है जी। सर, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, सीपी भट्ट, ये तो फिल्म इंडस्ट्री में जाना जाता नाम है। ओरिजिनल नाम आपका हमारे दर्शक, हमारे श्रोता जरूर जानना हाँ, ओरिजिनल नाम मेरा है चंद्र प्रकाश भट्ट। हमारे पिताजी का रखा हुआ नाम है। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री में जाने के बाद अपना नाम चेंज कर देते हैं। कुछ लोग अपने किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से मिल के आगे पीछे जोड़ देते हैं। तो मेरा क्या था कि मैं जो भी है, पिताजी ने जो पहचान दी है उसको मैं बदलूंगा नहीं। लोगों की सुविधा के लिए उसको थोड़ा छोटा कर दिया हूँ बस। तो उसको मैंने सीपी भट्ट कर दिया। सर, शुरुआत कैसी हुई? जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, आप लॉ के स्टूडेंट रहे हैं। लॉ के स्टूडेंट काफ़ी स्टूडियस होते हैं, तो फिर ये एंटरटेनमेंट के फील्ड में आना कैसे हुआ? क्या है कि एजुकेशन तो हमारे घर में बहुत मस्त है। हमारे पिताजी भी थिएटर से थे, रंगमंच उनको बहुत प्रिय था, रंगमंच करते थे। और रेलवे में पिताजी का नाम था स्वर्गीय श्री पौहारी शरण, रेलवे में चार्जमैन इंस्पेक्टर थे बनारस में। जो हमारे दूसरे नंबर के भाई हैं श्री सुधाकर मणि भट्ट, वो भी रंगमंच के बहुत उम्दा कलाकार हैं। तो हमारा जो पारिवारिक माहौल रहा है, हमेशा ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना रहा है। और कुछ चीज़ें जैसे कि हम गांव में, ये तो नहीं बोल सकते हैं कि हम बहुत ही गरीब परिवार से हैं, लेकिन हाँ, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। तो शौकिया जब भी जाते थे हम, होता थे बच्चों के साथ घूमने या स्कूल में जाना, नाटक करना या गाय चराने जाना, शौकिया होता था। तो वहाँ पे मुझे अच्छा लगता था लोगों से बात करना और डायलॉगबाजी करना, उनसे अलग अलग एक्टरों से बारे में डिस्कशन करना, उनकी आवाज़ की नकल करना। और अपने जब पढ़ाई पीरियड में अपने स्कूल में नाटक करते थे हम, कि कैसे नाटक करते हैं। तो ये धीरे धीरे हम करते, और इसलिए कभी नहीं करता था कि मुझे एक्टर बनना है, ये इनबिल्ट है, किसी के कहने भी नहीं किया। तो फिर लोगों ने कहा यार कि तुम एक्टर लगते हो। तो अब लेकिन मेरा स्टेज से काफ़ी था, तो मुझे हाँ एक्टर तो लगता हूँ, ठीक है, लेकिन उसको हम स्टेज तक ही सीमित रखना चाहते थे। मैं नहीं चाहता था कि मैं कभी फिल्मों में आऊँगा, लेकिन मैं लगता मुझे स्टेज पर काम करना अच्छा लगता था, लेकिन स्टेज पे पैसा नहीं था। और कुछ समय बाद आपकी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, उस रिक्वायरमेंट को आपको पूरा करने के लिए आपको थोड़ा इकोनॉमिकल आपको स्ट्रांग बनना पड़ता है। तो यहाँ से शुरुआत हुई, और फिर कुछ दोस्तों ने कहा, और हर एक्टर का अपना हिसाब होता है, फैमिली का हाफ हार्टेड होता है हमेशा, आधे दिल से। कोई किसी का फैमिली के लोग नहीं चाहते हैं कि उसका बच्चा एक ऐसी फील्ड में जाए जहाँ पे अनसिक्योरिटी हो, जहाँ पे ये कंफर्मेशन ना हो कि आपका बच्चा आगे बढ़ ही जाएगा। और दूसरी बात कि दिल डॉल से मैं हमेशा असाधारण नहीं रहा हूँ। तो एक ऐसा लुक था मेरा, शुद्ध देहाती लुक, तो देख के मैं एक्टर कभी नहीं लगता था। मैं जब बोलता था, जब करता था, तब एक्टर लगता था। तो बस ये, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है,
तो उसको अगर पूरा बताएंगे तो बस क्या, फिर मैं मुंबई गया। मुंबई कुछ समय बाद मुझे नहीं लगा कि मेरे पास कुछ वहाँ पे बेसिक नीड नहीं थी रहने खाने की। रिटर्न हो गया, फिर दोबारा प्रिपरेशन करके फिर दोबारा गया, फिर टिक गया, फिर काम किया, लोगों से काम, संघर्ष बहुत ही टफ रहा, बहुत टफ रहा संघर्ष। और सबके लिए टफ होता, तो संघर्ष इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। अगर मुंबई पे आए, माया नगरी, कहते हैं मुंबई शहर आपको बहुत कुछ देता है, या तो आपका सब कुछ खींच लेता है और जब देता है तो आपको माला माल कर देता है। तो आपका क्या अनुभव रहा मुंबई नगरी? देखिए, मुंबई सपनों की नगरी है। वो आपके शरीर से एक एक बूंद पसीना निकाल लेता है, लेकिन बाद में आपको उस पसीने के एवज़ में ब्याज और प्याज दोनों देता है, तो दोनों के साथ आपको देता है। और अगर आपने, डेस्टिनी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारी इंडस्ट्री में भीड़ ज़्यादा है, शौकिया तौर पे चकाचौंध से प्रभावित होकर लोग ज़्यादा जाते हैं। लेकिन अगर आपने वास्तव में अपने ऊपर होमवर्क किया है और आप वहाँ पे संघर्ष में डटे रहे, जो टिकता है वो दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है। आप टिके रहेंगे इंडस्ट्री में तो दिखेंगे तो बिकेंगे। तो बस यही है। और मुंबई में अगर कोई आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है और डेस्टिनी थोड़ी काम दे दी, तो समझ लीजिए कि उसका बहुत बड़ा परचम लहराएगा, वरना आपका मेहनत से कई गुना आपको मिल जाता है। कभी फैमिली का प्रेशर नहीं रहा? लोग जनरली लोग कहते हैं कि अरे फिल्म इंडस्ट्री में जा रहे हो, पता नहीं क्या फ्यूचर है, कई बार नहीं, वापस आ जाओ, देखते हैं क्या हो रहा है। तो इस तरह का कोई प्रेशर कभी रहा परिवार? हाँ, प्रेशर इस तरह का हमेशा रहा, क्योंकि हमारे घर में कोई प्राइवेट जॉब कभी नहीं किया। सारे गवर्नमेंट जॉब, हमारे बाबा चाहे पिताजी, हमारे 3 भाई भतीजे भांजा, सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में ही रहे हैं। तो कभी ऐसा नहीं रहा कि किसी का ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की कोशिश करें। तो ये था कि प्रेशर तो हमेशा था कि यार किस फील्ड में जा रहे हो, और ऐसा भी नहीं कि वो चाहते नहीं थे कि काम करूं मैं। फिर उनको ये लगता था यार कि एक से बढ़कर, सबको लगता है कि उनका बच्चा एक साधारण सा दिखने वाला है, और एक से बढ़कर एक वहाँ पे एक माइंडसेट हो जाता है कि वहाँ जाने के लिए बहुत ही गोरे चिट्टे, खूबसूरत, स्मार्ट, पैसा की आवश्यकता पड़ती है। नो डाउट होती है, उसका इम्पैक्ट होता है। तो एक वही हाफ हार्टेड कि मेरा बच्चा जाएगा, पता नहीं उस योग्य होगा नहीं होगा, और यहाँ नौकरी में सिक्योरिटी रहेगी कि कम से कम सेफ रहेगा, अपने परिवार को जिला खिला लेगा जब भी उसके फैमिली होगी। तो उस पूरी इच्छा से तो नहीं, लेकिन एक दिल में एक होता था। क्योंकि मुझे बता दूं मैं, हमारे पिताजी एडमिट थे यहाँ पे गोरखपुर रेलवे रेस्टोरेंट के पास है रेलवे का हॉस्पिटल। 99 में एक बड़ा सीरियल आ रहा था, वो आईसीयू में थे, और वहाँ पर मिलने के लिए किसी को बोला जाता नहीं था। उसके बाद मेरा सीरियल आया था गोरखपुर दूरदर्शन से, सन्यासी, एक कैरेक्टर किया था मैंने एक। तो उसमें क्या था कि वो बिना हॉस्पिटल वाले को बताए वो सीधे चले गए जनरल वार्ड में, जहाँ टीवी थी। आईसीयू में टीवी था नहीं, वो जनरल वार्ड में जाके वो टीवी देख रहे हैं, लोगों को लड्डू बांट रहे हैं। तो फिर हम आए, तो फिर हम कहें आईसीयू में गए, पिताजी गए, लोग कहें कि अभी है नहीं यहाँ पे। फिर हम, क्योंकि जिस वार्ड से बदल के गए थे, फिर मैं वहाँ पे गया कि शायद डॉक्टर शिफ्ट किए हो। फिर देख रहे हैं कि वो टीवी देख रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि ऐसा नहीं कि वो चाहते नहीं थे उनका बेटा आगे बढ़े, लेकिन अधिकतर ऐसा होता कि असफलता लोग को हाथ लगती है, जो होता भी है, और डर होना भी चाहिए। तो दबाव था, हमेशा प्रेशर था। इस इंडस्ट्री में पैर जमाने की सीढ़ियाँ तो बहुत सारी मिली होंगी, शुरुआती पैदान बहुत होंगी। वो पहला ब्रेक कौन सा था जिससे लगा कि हाँ अब पैर जम गए मेरे? देखिए, ये सीढ़ियाँ जाने का बहुत तरीका है। आप अपने टैलेंट के दम पे जाते हैं, अपने सोच के दम पे जाते हैं, और किसी के प्रेशर में भी बहुत से लोग का फ़ोन फार्म चला जाता है तो भी जाते हैं। आप पैसे के दम पे जाते हैं। मेरे पास टैलेंट और डिज़ायर छोड़ के और
और आत्मबल छोड़ के कुछ नहीं था मेरे पास। और मुझे लगता था कि यही हमारे शस्त्र हैं, इन्हीं के दम पे मुझे आगे बढ़ना है। और हम गए वहाँ पे काम करने। हमने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं भोजपुरी में मेरा नाम होगा। हम काम तो हिंदी में कब करने के लिए गए थे और पूरी तैयारी के साथ गए थे। जब फर्स्ट राउंड में गए तो वही आमतौर पे जानकारी नहीं थी किससे मिलना, मोबाइल का ज़माना था नहीं, तो किससे मुंबई तो पहुँच के बात किससे करें, और कोई परिचय का भी नहीं। हमारे गांव के कुछ लोग वहाँ पे बेकरी का काम करते थे, श्री PN भट्ट जी, इनका बेकरी है, और एक और थे घड़ीलाल भट्ट जी, उनका बेकरी था। तो वहाँ पे हमको अपना बैगेज रखने का थोड़ा सा व्यवस्था मिल गई। आप सड़क पे सोइए, ठेले पे सोइए, कैसे खाते हैं, दैट्स और पर्सनल प्रॉब्लम। तो उसमें वो तो सुविधा मिल गई। फिर वहाँ मैं टाइम देता था, काफ़ी स्ट्रगल किया कैसे कैसे करना है, क्योंकि मैं एक ब्लाइंड था ना कि मुझे करना किससे, मिलना किससे। मैं पहुँच तो गया, मुझसे पहले फिल्म इंडस्ट्री में कोई था नहीं, ना हमारे क्षेत्र से था, हम मिले किससे मिले डायरेक्टर। लेकिन डायरेक्टर होता कैसा है, तो कुछ सियापा भी हमसे होता था, डायरेक्टर कैसे होते हैं। तो कोई आदमी टोपी पहना गोलड़ी, सर आप डायरेक्टर हैं नहीं तो टोपी क्यों पहने हैं, कोई पेन लगा लटकाया हुआ है, तो आप डायरेक्टर हैं, यहाँ पेन लटका हुआ है। एक वाकया मैं बताऊँ, अंधेरी में कुछ लोग अपने थे, ड्रेसअप में थे, काम कर रहे थे, चमकीले कपड़े पहने थे, सर पे टोपी थी प्लास्टिक की। मैं 5-6 दिन उनके आगे पीछे घूमता रहा, कुछ बोला नहीं। उनके आस-पास जाके डायलॉग बोलता था उल्टे सीधे। मुझे लगता था शायद लोग कहते थे मुंबई में किसी का टैलेंट ऐसे कोई देख लिया, कोई ऐसे टैलेंट देख लिया। मुझे लगा हो सकता मेरा कोई टैलेंट देख लिया, हमको भी काम मिल जाए। और कोई देखता नहीं था। फिर मैं जो कैमरा लगा था उसके सामने आके बोलना शुरू कर दिया डायलॉग। ये पागलपन भी बोल सकती हैं। तो एक्चुअली वो लोग थे कौन? तो फिर एक हफ्ते में क्या कर रहे हो भाई, यहाँ दौड़ो साइड में। हम कहा सर मैं भी एक्टर हूँ, मुझे भी काम चाहिए। तो फिर सब वो अपने थोड़ा सा दबाव से हमको साइड में किए। हमको सर मुझे भी एक्टिंग करना। कहना भाई हम लोग शूटिंग नहीं कर रहे, हम क्या कैमरा का शूटिंग कर रहे हैं। कल हम लोग इंजीनियर सड़क नाप रहे हैं, जो होता नहीं स्टैंड पर लगा होता है और वो लोग थे, और वो ऑरेंज कलर का कपड़ा और शाइनिंग वाला ऊपर टोपी लगाया। तो मैंने वो सब कभी देखा नहीं था, क्योंकि मैं गाँव से गया था, तो मैं कभी देखा नहीं था। कि मुझे लगा कैमरे जैसा है, लगता है तो कैमरा ही होगा। तो इस तरह का था। तो बिल्कुल ज़ीरो था मैं, टेक्निकल ज़ीरो था। लेकिन और सब प्रिपरेशन मेरा जो प्री प्लानिंग थी और जो अपने ऊपर वर्क था, मैंने पूरा 100% करके गया था मैं। और शुरुआत तो जैसे आपकी हिंदी फिल्मों से हुई, तो ये भोजपुरी फिल्मों की तरफ आपका ज्ञान है। फिर वहाँ गया मैं, तो फिर काम किया, वापस चला गया, कुछ सीरियल रेत किया। उसके बाद 2000 के आसपास मैंने जयश्री स्वामीनारायण मिला मुझे, काफ़ी अच्छा, सब भी पाता है, अच्छे कैरेक्टर उसमें किया। फिर मैं रिटर्न चला है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं। मैं मुश्किल से, हमारी माता जी ने हमको 600-700 रुपये दे के भेजा था। कहा बेटा खाने पे कमी मत करना, कोई और ऐप मत सीखना। तो उसके बाद पिताजी बोले भेज तो रहे हैं, लेकिन इतने दिन का टाइम है कि जो करना हो कर लेना, और कोई नेगेटिव चीज़ तुम्हारे अंदर नहीं आनी चाहिए। तो दिमाग में हमेशा था कि यार पिताजी और माताजी ने भेज तो दिया है, तो हमको जो चीज़ यहाँ गांव से जा रहा हूँ मैं यही रहूँगा, मेरा बेस यही रहेगा, अपने बेस में कमी नहीं होने देंगे। तो इतने साल बाद भी आज भी मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, स्मोकिंग नहीं करता हूँ, ड्रिंक नहीं करता हूँ, और किसी तरह की मुझे पार्टी का शौक़ नहीं है। तो वो जो चाहते थे कि मेरा बेटा इस लाइन में पढ़े, तो उस लाइन में आज भी मैं गलत संगति में नहीं था कभी मैं। तो फिर मैं रिटर्न हो गया, फिर दोबारा गया मैं। तो फिर मुझे छोटे छोटे रोल मिलते थे, चाहिए 1 लाइन का, 2 लाइन का, फिर ऐसे से। फिर भोजपुरी में एक हमारे मित्र थे श्री बालकृष्ण सिंह जी, एक फिल्म बना रहे थे, पिया तो से नैना लगे। उनका मुझसे फैमिली रिलेशन जैसा हो गया था। तो उसमें हीरोइन थी प्रिया गिल, जो जोश में शाहरुख खान जी के साथ हैं, और सिर्फ तुम फिल्म में संजय कपूर के साथ। तो फिल्म का बहुत बड़े अच्छे इसको तरीके से बन रही थी। तो उसमें हमने काम किया, और लोगों को काम पसंद आया। और जब मेरा काम स्टार्ट हुआ तब मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं, फिर मुझे अच्छे काम, जब तक एडिटिंग हुआ तब तक ये हो गया कोई लड़का एंट्री मारा है।
फिर दूसरी फिल्म भी मैंने किया, दूसरी फिल्म देवा की, एक सीन था और रिलीज़ होना तो मैंने 10-20 के मतलब मैं 40-50 दोस्तों को भेज दिया देखने के लिए, अपने भतीजे को भेज दिया, वो भी 20-25 लोग को ले गया देखने के लिए, नाम बाकायदे आया मेरा, खुश थे। पूरी फिल्म से मेरा सीन गायब था, लेकिन नाम दिया था ये श्री जगदीश शर्मा जी डायरेक्टर थे, जिन्होंने सपूत और जज मुजरिम खर्च काफ़ी फिल्में हिंदी बनाई हैं। तो काफ़ी हताश हुआ। फिर कई फिल्में आई तो एडिट में रोल कट जाता था, कॉमेडी का रोल, हीरो का गाना बढ़ गया तो कॉमेडियन का रोल कट गया। तो मेरा विल पावर बहुत स्ट्रांग है, मैं कभी कमज़ोर अपने आप को नहीं माना हूँ। और बहुत से ऑडिशन मुंबई में ऐसे हुए, हमारे साथ सैकड़ों लोग खड़े हैं, सब हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर, तो उनके बीच में मैं, तो वो थोड़ा सा एक हे दृष्टि से देखते थे, यार ये बंदा गोल मटोल से बंदा, सर बिल्कुल कद्दू जैसा सर है, पेट थोड़ा सा निकला हुआ है, सर पे बाल नहीं है, थोड़ा सा सांवला कलर है, तो उनको देख के थोड़ा सा एक होता था, तो जल्दी हाथ भी नहीं मिलाते थे लोग, चाहे डायरेक्टर हुआ चाहे वो, क्योंकि मेरा ड्रेस सेंस भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, नॉर्मल था जैसे लोग पहनते थे, खोस ओस के, कभी मूड किया तो भले जून चल रहा 3 पीस पहन के मैं निकल गया। तो मैं हमेशा सम्मान हाथ हमेशा जोड़ के रखता था, अगर हाथ सामने करेंगे तो उनको नमस्ते कर लेंगे। तो फिर बहुत ज़्यादा उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर काम मिलता चला गया भोजपुरी में, मैं सोचा कि ब्रेड बटर के लिए तो बेस्ट है, अगर मुझे काम मिल रहा है, मेरी मदर टंग है और मैं काम कर सकता हूँ, धीरे धीरे हिंदी भी करूँगा। भोजपुरी में काम करना शुरू किया, लागल राजा जी ये कहाँ जीव राजा नजरिया लगा के इनकी फिल्म थी, दिनेश लाल जी की, बाली जी डायरेक्टर थे इसके, ये फिल्म आई, ये गोल्डन जुबली हो गई। इसके बाद एक बूम हो गया कि चलो एक ऐसा कैरेक्टर है जो यहाँ का बहुत अच्छा है, अच्छा काम करता है। फिर धीरे धीरे एक से बढ़कर एक से सारी बड़ी बड़ी फिल्में करना शुरू कर दिया, और राजकुमार पांडे जी के साथ जितने बड़े डायरेक्टर थे उनके साथ 2009 के आसपास फिर मैंने एक फिल्म की, जला दे दुनिया तेरे प्यार में, एक अमेरिकन कंपनी ने बनाया जिसका हेड ऑफिस कैलिफोर्निया में है, रवि जी और हम बहुत ही उसमें सेंट्रल कैरेक्टर में थे उस पिक्चर में हम। वो भोजपुरी की फर्स्ट फिल्म थी जो कांस फेस्टिवल में गई, थोड़ा और हाइप मिल गया। फिर साजन चल ससुराल भी, एक साल बढ़िया वाली, गंगा जमुना सस्ती, नागिन, लगातार बड़ी फिल्में, अभी नियर अबाउट 400 के आसपास मेरी फिल्में हो चुकी हैं। उस बीच में हिंदी भी करते थे, कूल नहीं हाट है हम, संजय दत्त और एकता कपूर की प्रोडक्शन की, EMI अर्जुन रामपाल के साथ कैरेक्टर था। एड्स मैंने काफ़ी किए, ये मैक्स इंश्योरेंस के 7 अप कोल्ड ड्रिंक का, ग्रीन प्लाई का, और उसके बाद ये व्हील एक्टिव का, काफ़ी बड़े बड़े ऐड किए उस समय। सर आपने दोनों इंडस्ट्री में काम किया, हिंदी और भोजपुरी, दोनों में क्या अंतर देखने को मिला? देखिए क्या है कि हिंदी भोजपुरी इंडस्ट्री अंतर ये बोल सकते हैं, दोनों का देखिए एक्टिंग दोनों में करना पड़ता है, और एक में हम कम सुविधाओं में, कम संसाधनों में बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं। एक में जैसे हम खाना बना रहे हैं, कम मसाले में, कम तेल डाल के, कम प्याज डाल के एक अच्छा टेस्टी खाना बनाने की कोशिश करते हैं। एक में हमारे पास अथाह चीज़ें पड़ी हुई हैं, उससे हमको बेटर खाना बनाना है। फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है, ज़मीन आसमान का भी फ़र्क बोल सकती हैं। एक हमारी बोली है, एक हमारी भाषा है। एक का बजट होता है 50 लाख, 1 करोड़, एक का बजट होता है 100 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़, 10 लाख, 10 करोड़, 15 करोड़, ऐसा बजट होता है। तो अभी दोनों का टेक्निकल तरीका भी काफ़ी चेंज है। अब तो भोजपुरी भी बहुत अच्छी बन रही है, उस समय भोजपुरी में थोड़ा सा डबल मीनिंग भी चलता था। उसमें हम लोग विरोध नहीं कर पाते थे, निर्देशक ने जो दिया उसमें मुझे बोलना है तो ना फिल्म से निकाल देगा। जब मुझे ये आया कि यार ये चीज़ गलत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये जिन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, तो उन चीज़ों को फिर रिजेक्ट करना शुरू किया। मुझे नहीं बोलना है, मुझे अगर ये डबल मीनिंग है, गलत शब्द है, तो मुझे ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना है जो
मैं अपने फ्यूचर में अपने बच्चों से आपने जूनियर से बताने में शर्म हो मेरी फिल्म में न की है, मैंने क्यों बोला। फिर मैं ऐसा भी नहीं कि मैं कॉमेडियन में गया था विलन बनने के लिए, तो कॉमेडियन बना वो जो मेरी मजबूरी थी वो मेरा प्रोफेशन बन गया। कॉमेडियन में मजबूरी में करना शुरू किया और उससे मेरा ब्रेड बटर चलना शुरू किया। फिर मैं यार चल तो रहा है यार, फिर कहाँ, फिर मुझे पता नहीं है कि सड़क के किनारे हम एक छोटा सा झोपड़ी डाल दिए, हमको बढ़िया से रहना खाना मिलना व्यवस्था मिलना शुरू हो गया। फिर मैं सोचूं कि यार कुछ दूर पे बिल्डिंग मिल जाएगी। फिर वो दोनों बिल्डिंग और झोपड़ी के बीच का जो डर था, ऐसा ना मैं झोपड़ी छोड़ के वहाँ जाऊँ, बिल्डिंग ना मिले, झोपड़ी मेरे निकल जाए। तो फिर सोचा कि यार, तो वो डर के बीच में हमने ज़्यादा उसमें भोजपुरी इंडस्ट्री में दिया और करते करते नेम फेम मिल गया। नेम फेम काफ़ी अच्छा मिला, बहुत ज़्यादा मिला, जो शायद में हिंदी में छोटे मोटे एक्टर बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत सीरियल एक्टर होंगे, शायद वो नेम फेम नहीं पाएंगे जो उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री से उनको मिल गया। हम बस क्या कि यही चीज़ें अगर मैं यही नेम फेम अगर हिंदी में होता तो इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा हो सकता है कि जो 2 लाख 5 लाख मिल रहा वो 10 करोड़ का होता, इतने का फ़र्क होता। बस ये है। और भोजपुरी में बच्चे काम तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ लोग को छोड़ के बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल स्ट्रांग नहीं बन सकते हैं। और हिंदी में काम कर रहे हैं, अच्छा चल गया आपको तो अच्छे हैं, लेकिन भोजपुरी जो है हमारी मदर टंग है। भोजपुरी के बारे में हम न गलत कह सकते हैं न गलत सुन सकते हैं, क्योंकि जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, जहाँ भी हूँ, अपनी वजह से हूँ और भोजपुरी की वजह से हूँ। क्योंकि ये नेम फेम शायद मैं करोड़पति बन के नहीं पा सकता। बहुत से करोड़पति होंगे आपके शहर में, गोरखपुर में या प्रदेश में, बहुत सारे करोड़पति होंगे, लेकिन उनको कोई जानने वाला नहीं। अगर बिना पैसा खर्चा किए मुझे इतना बड़ा नेम फेम मिल गया। यूट्यूब की दुनिया देखिए, अभी ढेला बाबा करके बहुत बड़ा, आपने शायद देखा हो। बिल्कुल, मैंने देखा है मेरा आनंद मोहन जी के साथ। तो बहुत सारे उसमें 100 मिलियन 200 मिलियन देश विदेश से, मतलब बहुत ज़्यादा ढेला बाबा को विदेशों में भी काफ़ी प्यार मिलता है। और काफ़ी कुछ बिहार में कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं कि आपको किसी मानसिक अवसाद से पीड़ित हैं या किसी तरह का आपको मेंटली डिस्टर्बेंस है, तो आप वीडियो देखिए, फेंकू बाबा ढेला बाबा का इन लोगों का जो वीडियो आता है तो वीडियो देखिए। तो ये मेरे लिए अपने आप में एक अवार्ड भी है, रिवार्ड भी है, तो दोनों है। अच्छा सर, आपने इतने कलाकारों के साथ काम किया, सबसे फेवरेट, सबसे बस एक चुनना तो मुश्किल है, लेकिन वो एक हीरो या हीरोइन या एक्टर जिनके साथ आप सबसे कंफर्टेबल या उनके साथ आपकी सबसे अच्छी ट्यूनिंग हो। देखिए, काम ये चुनना मेरे लिए कि किसके साथ कम, एक्टर तो सबका अपना जोनर है। थोड़ा सा सीरियस एक्टिंग में और एक कंप्लीट एक्टर में रखेंगे तो दिनेश लाल जी बहुत अच्छे मिल जाएंगे। थोड़ा सा कॉमिक कर में रखेंगी तो खेसारी अच्छे मिलेंगे। एक्शन में थोड़ा रखेंगी तो पवन जी अच्छे मिलेंगे। और बढ़िया में रखेंगी थोड़ा सा सब हर चीज़ में बेस्ट हो तो रवि जी। तो रवि जी का तो कोई कंपेरिजन ही नहीं है, मतलब उनका कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो लेकिन जो हमारी ट्यूनिंग थी, ये बोल सकते हैं कि खेसारी के साथ हमारी ट्यूनिंग अच्छी थी, क्योंकि उसकी पहली फिल्म, जब उनकी पहली फिल्म आई तो भी मेरा अच्छा काम चल रहा था, तो उसमें बातचीत अच्छी होती थी। रवि भैया से मेरी ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी थी, रवि जी के साथ भी। तो इन दोनों लोगों के साथ, क्योंकि खेसारी जी और पवन जी और सारे हीरो, मैक्सिमम हीरो 2005-06 के बाद ही आए, और मैं उसके पहले से काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में कर चुका था मैं। ये लोग कोई 9 में आया, कोई 10 में आया, कोई 8 में आया। तो ट्यूनिंग क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा बिहेव कैसा है। हम क्योंकि मैं कोई भी हीरो रहे तो मैं बहुत ज़्यादा मैं चिपक के नहीं, एक डिस्टेंस। और जहाँ तक मेरा मानना है कि इंडस्ट्री में नहीं, हर रिश्ते में एक डिस्टेंस होना चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए। आप साइंस में पढ़ेंगी, एक साम्य दूरी होती है, एक नज़दीकी के बाद हम उसका कोई, मतलब उसका फिर फ़र्क नहीं पड़ता है, हम उस चीज़ को इफ़ेक्ट नहीं डाल सकते हैं। डिस्टेंस थोड़ा सा रहेगा ना तो हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, रिश्तों को। तो हमेशा मेरा कोई भी, चाहे
एजुकेशनल रहा हो, चाहे सोशल रहा हो, चाहे पॉलिटिकल रहा हो, चाहे इंडस्ट्रियल रहा हो, तो हमेशा एक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा में चिपकू नहीं बोल सकते हैं। क्रेडिशन सबसे अच्छा और सबसे बनता है मेरा। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।